नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए विश्व की प्रमुख नदियाँ। और आज मैं बताऊँगी आप लोगों को यूरोप और अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ बताई थी, और आज मैं बताऊँगी यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की नदियाँ देख लेते हैं। तो यूरोप में जो रूस का क्षेत्र है वो, और जो यूरोप के देश हैं उनमें जो नदियां हैं उनके बारे में बताएंगे। तो यूरोप महाद्वीप की नदियां देखेंगे। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले हम देखेंगे थेम्स नदी को। सबसे पहले जो नदी है हमारी उसको देखेंगे। पहली नदी हमारी है थेम्स नदी। थेम्स नदी, थेम्स नदी जो है इसका जो उद्गम है, ये थेम्स नदी जो हमारी निकल रही है, इसका थेम्स नदी का उद्गम, ये थेम्स नदी है हमारी। तो थेम्स नदी का जो यहाँ उद्गम है, ये उद्गम हमारा है इंग्लैंड के कासबोल्ड क्षेत्र से। जो इंग्लैंड का काटरवोल्ड क्षेत्र है, ये इंग्लैंड का काटरवोल्ट काटरवोल्ट क्षेत्र, तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ से निकल रही है। और इसका जो मुहाना है ये गिर कहाँ रही है, तो ये गिरती है उत्तरी सागर में। ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये इंग्लैंड में बहती है, मतलब इंग्लैंड में बहती है। तो इसमें जो ब्रिटेन की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है जो लंदन, वो लंदन जो है वो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, या बंदरगाह भी है। शहर और बंदरगाह दोनों है। तो बंदरगाह शहर है इसलिए। और कहाँ है, तो लंदन थेम्स नदी के तट पर है और इंग्लैंड की राजधानी है। ये नदी कहाँ बहती है, बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो इंग्लैंड में इसका बहाव क्षेत्र है। उसके बाद अगली हम बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी हमारी है पो नदी। अगली नदी है पो नदी, यहाँ मैं दिखाती हूँ पो नदी। तो पो नदी जो है इसका उद्गम जो है वो उद्गम हमारा पो नदी का है। ये ऐसे करके ये दिखाती हूँ, ऐसे ये पर्वत हैं जो, तो ये पर्वत इनका नाम है उत्तरी आल्प्स। उत्तरी आल्प्स, ये उत्तरी आल्प्स जो है ये हमारे इंग्लैंड में है। और दक्षिणी आल्प्स जो इटली में, और दक्षिणी आल्प्स जो हैं वो दक्षिणी आल्प्स हमारे हैं न्यूजीलैंड में। तो उत्तरी आल्प्स जो है यहाँ से निकलती है पो नदी। और ये पो नदी अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, ये डेल्टा बना रही है एड्रियाटिक सागर में। सब यूरोपीय देश हैं, एड्रियाटिक सागर में डेल्टा बना रही है। और ये मत रह कहाँ की है, तो ये इटली में बहती है। ये नदी इटली की गंगा बोला जाता है इसे, इटली में बहती है। और इटली की सबसे लंबी नदी है। इसी के तट पर जो शहर बसा हुआ है वो, इसी के तट पर शहर बसा हुआ है ट्यूरिन, या ट्यूरिन जो शहर है ये बसा हुआ है पो नदी के तट पर। और पो नदी को ही इटली की गंगा कहा जाता है। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है जो ट्यूरिन है शहर। उसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी होगी टाइबर नदी। यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर टाइबर नदी हमारी अगली नदी जो होगी टाइबर नदी। टाइबर नदी, इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका जो उद्गम हमारा है वो उद्गम है मध्य इटली के जो एपिनाइन पर्वत हैं, एपिनाइन पर्वत। तो एपिनाइन पर्वत से इसका उद्गम है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। तो एपिनाइन पर्वत से निकलती है
और टाइटेरियन सागर में ये गिरती है। ये नदी जो है एपिनाइन पर्वत से निकलकर और टाइटेरियन सागर से ये टाइटेरियन सागर में गिर जाती है। टाइटेरियन सागर में गिर जाती है और इटली की जो राजधानी है वो जो रोम शहर है, रोम, तो रोम जो है वो और वेटिकन सिटी, तो ये वेटिकन सिटी जो दो नगर हैं, वो नगर जो हैं वो वेटिकन सिटी और रोम, दो नगर जो हैं वो टाइबर नदी के तट पर बसे हुए हैं। उसके बाद अगली नदी जो आती है हमारी, इसके बाद देखते हैं सीन नदी। तो सीन नदी हमारी निकलती है पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से, पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से ये सीन नदी निकल रही है पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से। और गिरती कहाँ है, तो इसका मुहाना जो है वो है इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल में इसका मुहाना है। और फ्रांस वे जो बहती है, फ्रांस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस और पेरिस और रूएन शहर, पेरिस और रूएन शहर, ये रूएन शहर जो दोनों हैं ये फ्रांस के शहर हैं। तो ये जो शहर हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूएन शहर, ये दोनों सीन नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। इसके बाद एक बड़ी नदी की बात करते हैं, तो जो अगली बात करते हैं राइन नदी की। तो राइन नदी हमारी निकलती है, ये राइन नदी है, राइन नदी निकल रही है। तो इसका जो स्रोत है राइन नदी का, तो राइन नदी का जो स्रोत है वो है स्विट्जरलैंड के आल्प्स, स्विट्जरलैंड के आल्प्स यहाँ से निकल रही है, स्विट्जरलैंड के आल्प से। और इसका जो मुहाना है वो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। एक मैंने अभी और बताई थी उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी, ये उत्तरी सागर में गिर रही थी। कौन सी नदी, पो नदी। और ये राइन नदी जो है ये भी उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी है। और ये किन किन देशों से होकर बहती है, ये इनका बहाव क्षेत्र कौन कौन से देशों में है, तो इसका बहाव क्षेत्र है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में और लिechtenstein में, लिechtenstein में, और उसके बाद ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया के बाद जर्मनी में, और जर्मनी के बाद फ्रांस में, और फ्रांस के बाद नीदरलैंड में। नीदरलैंड में जाने के बाद ये अपना उत्तरी सागर में गिरती है और अपना डेल्टा बना लेती है। इसके बाद जो जर्मनी की जो रूर घाटी है, जर्मनी की जो रूर घाटी है, यहाँ पर ऐसे मैं बना देती हूँ, ये जो रूर घाटी है, तो ये जो रूर घाटी है जर्मनी में इसी से होकर बहती है। रूर घाटी कहाँ है, तो जर्मनी में है। तो जर्मनी की रूर घाटी से होकर बहती है और जो छोटे छोटे आर्थिक क्षेत्र हैं उनसे होकर भी बहती है ये। तो उसके बाद इसमें जो शहर बसे हुए हैं, इन शहरों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये शहर जो बंदरगाही शहर हैं, तो वो शहर कौन कौन से हैं, तो उनको मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से शहर हैं। एक है बेसल, बेसल शहर है। कहाँ, किस देश का बेसल शहर है, तो स्विट्जरलैंड का है। ये सारे बंदरगाही शहर हैं। तो स्विट्जरलैंड का ये शहर है बेसल। और कोलोन जो है, कोलोन शहर, ये जर्मनी का है।
जर्मनी का कोलोन। और रॉटरडम जो है, रॉटरडम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रॉटरडम। तो जो रॉटरडम है, रॉटरडम शहर नीदरलैंड का है, नीदरलैंड का है। और यूरोप का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? रॉटरडम। जो हमारा रॉटरडम है, शहर है नीदरलैंड का, ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर है। और बेसल और कोलोन और रॉटरडम ये राइन नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। बेसल स्विट्जरलैंड का है, कोलोन जर्मनी का है और रॉटरडम नीदरलैंड का है। रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। गिरती कहाँ है? तो उत्तरी सागर में गिरती है, मुहाना बनाती है अपना। और इनके जो किन किन देशों से होकर बहती है? तो स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, इन देशों से होकर बहती है। निकलती है स्विट्जरलैंड के आल्प्स से और जर्मनी की रूर घाटी से होकर बहती है। इसमें रूर घाटी में जो कोयला क्षेत्र हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। इसमें यहाँ पर नाव भी चलाई जाती है। नौगम्य नदी है ये, अगर देखा पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो ये नौगम्य नदी है, नौगम्य नदी। और अब हम बात करते हैं आगे। तो ये जो नदी है ये दो जगह सीमा बनाती है, दो जगह सीमा बनाती है। जैसे एक तो सीमा बनाती है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बना रही है, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बना रही है नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर अगर देखें तो नंबर 2 पर ये सीमा बना रही है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की। स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बना रही है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बना रही है। इसमें मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैप में, तो ये कहाँ पर सीमा बना रही है। तो ये सीमा जो बना रही है हमारी यूरोप में, ये यहाँ पर निकल रही है। तो जो राइन नदी है, ये राइन नदी हमारी यहाँ पर जर्मनी और ये फ्रांस है, तो ये सीमा राइन नदी हमारी बना रही है, ये सीमा बना रही है राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की। और जर्मनी की और फ्रांस की सीमा बनाते हुए ये नदी जब इधर आती है तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यहाँ सीमा बनाती है। ऐसे आप लोग एटलस भी यूज़ करिए, ताकि एटलस में दिखता है जो, वो आप लोग उसको हाईलाइट करिए, जिससे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। और आप ऐसे ही हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगली नदी आती है हमारी सीन नदी। तो सीन नदी जो है, सीन नदी, सीन नदी जो है ये भी निकलती है पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से। ये निकल रही है हमारी, ये पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र के से, पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से, पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र से निकल रही है ये नदी। और ये नदी निकल कर और ये अपना मुहाना बना रही है, मुहाना बना रही है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बना रही है। और फ्रांस का जो रूएन, और ये नदी मैं एक बार फिर बता रही हूँ, जो रूएन और पेरिस शहर है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। मैंने दोबारा बता दिया उसी नदी को।
तो सीन नदी के बाद अब राइन नदी भी हो गई, और राइन नदी के बाद अब हम बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी जो हमारी है वो नदी है हमारी डेन्यूब नदी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, जैसे राइन नदी है ऐसे ही डेन्यूब नदी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। तो डेन्यूब नदी, इसका उद्गम है, अगर पूछें कि डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो ये डेन्यूब नदी का उद्गम है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है ये राइन डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी निकल रही है। डेन्यूब नदी और मुहाना कहाँ बना रही है, तो काला सागर में। इसका मुहाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुहाना कहाँ बना रही है और निकल कहाँ से रही है। इसका ये उद्गम और मुहाना दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और यह नदी दो छोटी छोटी नदियों ब्रिग और ब्रेक के संगम से बनी है, हालांकि यहीं पर संगम बनाती है ये। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी है। जो देखते हैं कि ये 10 देशों में बहती है। तो इसमें जैसे देख लेते हैं, दुनिया की सबसे अधिक देशों से बहने वाली नदी। सबसे अधिक देशों से बहने वाली नदी। तो ये दुनिया के सबसे अधिक देशों का मतलब है 10 देशों से बहती है। 10 देशों से बहती है। इनके नाम भी मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इनके नाम। तो इसमें सबसे पहले ये इसका उद्गम जर्मनी से होता है, तो ये जर्मनी में बहती है। जर्मनी के बाद बहती है ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया के बाद बहती है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया के बाद हंगरी में। अभी मैं सारी कंट्री आपको दिखाऊंगी। फिर बहती है क्रोएशिया में, और क्रोएशिया के बाद सर्बिया में बहती है, और सर्बिया के बाद रोमानिया में बहती है। इनके सारे देश याद करना बहुत कंपलसरी है, अक्सर कोई ना कोई देश पूछ दिया जाता है। उसके बाद बुल्गारिया में बहती है, और बुल्गारिया के बाद मोल्डोवा में बहकर, और अंत में यूक्रेन में बह के अपना डेल्टा बनाती है। यूक्रेन में बहने के बाद ये काला सागर में गिर जाती है। इसको मैं कंट्री को आपको क्लियर कर देती हूँ कहाँ से बहती है। तो ये हमारा है जर्मनी, और जर्मनी के ये ब्लैक फॉरेस्ट जो हैं, ब्लैक फॉरेस्ट से यहीं पर फिजिकल में अगर आप देखेंगे, ये जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट दिया गया है, यहीं से निकलती है ये डेन्यूब नदी। तो ये डेन्यूब नदी इसमें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कंट्री क्लियर हो जाएंगे। तो जर्मनी में बहती है, और जर्मनी के बाद अभी मैंने बताया आप लोगों को कहाँ बहती है, ऑस्ट्रिया में। देखो, ये डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ऑस्ट्रिया में आती है। ऑस्ट्रिया के बाद ये स्लोवाकिया है यहीं पर, तो ये यहाँ पर ऐसे जाती है, तो ये रेड वाला, तो ये स्लोवाकिया में जाती है। स्लोवाकिया के बाद ये हंगरी में नीचे आती है, और हंगरी के बाद यहीं पर क्रोएशिया है, यहाँ पर ऐसे ये हल्का लाइट ग्रीन वाला क्रोएशिया में आती है। और क्रोएशिया में आने के बाद फिर ये ऐसे क्रोएशिया में थोड़ा सा प्रवेश करती है, और उसके बाद सर्बिया में आ जाती है, और सर्बिया में फिर रोमानिया ये है आपका, रोमानिया के बाद बुल्गारिया में, और बुल्गारिया के बाद ये ऐसे आई और ये टच किया थोड़ा सा बुल्गारिया, और बुल्गारिया के बाद फिर ये पुनः यूक्रेन में मोल्डोवा ऐसे होते हुए, और यूक्रेन से ब्लैक सागर में गिर जाती है। ये हमारा ब्लैक सागर है।
तो यहाँ से होते हुए ये जो नदी है 10 देशों को तय करती है, यानी 10 देशों से होकर बहती है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि विशेषताएं क्या हैं कि इसके तट पर बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये शहर बसे हुए जो हैं वो इम्पॉर्टेंट शहर हैं। तो इसमें सबसे पहले बसा हुआ शहर है वियना। ये वियना जो शहर है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया का जो वियना है ये डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। और बुडापेस्ट है, ये बुडापेस्ट जो है वो कहाँ का है, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये भी हमारा डेन्यूब नदी के तट पर है। उसके बाद बेलग्रेड है, ये बेलग्रेड है, बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ का है, सर्बिया का, सर्बिया का। और उसके बाद गलाती, यहीं पर एक क्षेत्र आता है गलाती। तो गलाती जो है वो रोमानिया का है। ये इतने शहर जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो डेन्यूब नदी के तट पर हैं। वियना तो अक्सर पूछ दिया जाता है, तो हो सकता है अगले परीक्षाओं में बुडापेस्ट, बेलग्रेड या गलाती कोई भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये शहर याद करना बहुत ज़रूरी है कि ये शहर कौन कौन से बसे हुए हैं इसके तट पर और कहाँ से निकल रही है, उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है, ये आप लोगों को याद करना है। ये डेन्यूब नदी भी राइन नदी की तरह नौगम्य नदी है, ये भी नौगम्य नदी है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी नदियों की, जो नदियाँ यूरोप में ही बहती हैं। तो उन नदियों को भी देख लेते हैं। जैसे कुछ नदी आती है जैसे बोलगा नदी। तो बोलगा नदी की अगर हम बात करें, बोलगा नदी बोलगा नदी जो है वो बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। ये हमारी बलदाई पहाड़ियाँ हैं, ये बलदाई पहाड़ी। और बलदाई पहाड़ी से निकलने के बाद ये मुहाना बना रही है कहाँ अपना, तो कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। और उसके बाद जो इसके जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है इसके तट पर बसा हुआ निजनी, और एक शहर है इसी के तट पर बसा हुआ कजान। और उसके बाद ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है यूरोप महाद्वीप की। और उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं इसी के तट पर इसी की सहायक नदियाँ जैसे हैं ओका है और कामा है। ये नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम आगे अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी जो है अगली नदी हमारी है यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ से निकलती है, तो यूराल पर्वत से निकल रही है। इसका उद्गम ये निकल कहाँ से रही है, तो यूराल माउंटेन से, यूराल माउंटेन से निकल रही है। और ये भी कहाँ गिर रही है, इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका भी मुहाना है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में इसका मुहाना है। और यूराल नदी जो है रूस और कजाकिस्तान दो देशों से होकर बहती है, रूस और कजाकिस्तान।
ये कजाकिस्तान और रूस से होकर बहती है और यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। और उसके बाद थोड़ी और छोटी सी नदियां हैं, जैसे ओब नदी। ओब नदी जो है, ओब नदी यहीं उत्तरी से निकलती है। ओब यही ओब नदी जो है ये निकलती है अल्ताई पर्वत से। ओब नदी अल्ताई पर्वत से निकलती है और अल्ताई पर्वत से निकलने के बाद ये नदी, ओब नदी, ओब की खाड़ी यानी कारा सागर में गिर जाती है। कारा सागर में गिर जाती है, कारा सागर में गिरती है। और उसके बाद एक और छोटी नदी है, इनके कुछ बस उद्गम और मुहाना याद रखना है। तो एनीसी नदी है, एनीसी नदी, एनीसी नदी निकलती है मंगोलिया का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्र से। और उसके बाद ये मुहाना अपना कहाँ बनाती है, तो मुहाना कारा सागर में। काला सागर नहीं है ये कारा सागर है यूरोप महाद्वीप में। तो कारा सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। और उसके बाद एक और नदी आती है, आमूर नदी। आमूर नदी की अगर बात करते हैं तो आमूर नदी थोड़ी इम्पोर्टेंट नदी है। आमूर नदी जो है, तो ये नदी दो छोटी छोटी नदियों के संगम से बनती है। जैसे एक ये नदी और एक ये नदी, और यहाँ आकर एक बनी। जैसे ये शिलका और ये अरगुन, ये अरगुन दो नदियों से मिलती है और आगे जाकर ये आमूर नदी बनती है। और इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना है ओखोटस्क सागर में। ये ओखोटस्क सागर में इसका मुहाना है। और उसके बाद इसके तट पर बसा हुआ जो एक शहर है, वो शहर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शहर है उस शहर का नाम है खाबरोव्स्क। खाबरोव्स्क शहर जो है, ये नगर इसके तट पर बसा हुआ है। और इसकी एक और विशेषता है, तो अगर इसकी एक और विशेषता देखें तो ये रूस प्लस चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। जैसे इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा बस देखिए, ये रही हमारी आमूर नदी, ये यहाँ से बहती है आमूर नदी। तो ये यहाँ पर जो है रूस का क्षेत्र है। एटलस में देखिए तो आपको मिलेगा मंगोलिया के ऊपर। तो ये आमूर नदी आती है और रूस और चीन की सीमा बनाते हुए ये ऐसे निकल जाती है यहाँ से। तो ये नदी चीन और रूस के बीच की सीमा तय करती है और इसी में गिर जाती है। कुछ और नदियां हैं इसकी, वो नदियां सिर्फ उनका उद्गम और मुहाना ही याद करना है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं इसका याद करना है। ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। और थोड़ी और नदियां हैं, द्विना नदी है, डान नदी है। तो ये नदियां सिर्फ कहाँ किस सागर में गिरती हैं ऐसे पूछा जाता है। और मुख्य जो नदियां हैं वो मैंने इसमें शेयर कर दी हैं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। और इसके बाद आज मैंने यूरोप महाद्वीप की नदियों को बताया है।
अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, एशिया की प्रमुख नदियाँ, इन नदियों की चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक करिए, ताकि मैं अधिक से अधिक मात्रा में अच्छा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को और अधिक फ़ायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।